नमस्कार दोस्तों, तारीख है 3 अगस्त 2024। ये दिन एक ऐसा दिन था बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में जब वहां का सबसे बड़ा तख्ता पलट हुआ। एक ऐसा तख्ता पलट जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी कुर्सी से ना केवल हटा दिया गया बल्कि उनको उनका देश छोड़ करके भी भागना पड़ा। और आज 1 साल तक शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस नहीं जा पाए। वो भारत में आज भी शरणार्थी है, यानी एसाइलम लेकर बैठी हुई है। दोस्तों, 3 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो ये ग्लोबल न्यूज बनी थी और उसमें उस वक्त खूब एंटिसिपेशन इस चीज का किया जा रहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोटने वाली शेख हसीना, लोकतंत्र का मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली शेख हसीना, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में एक अथॉरिटेरियनिज्म, एक अधिनायकवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाली शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। और अब वहां पर एक ऐसी सत्ता आने वाली है जो बांग्लादेश के संस्कृति, बांग्लादेश के गौरव और बांग्लादेश की प्रतिष्ठा की रक्षा करेगी। दोस्तों, 1 साल इस पूरी की पूरी घटना को हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस कू के बाद, यानी उस तख्ता पलट के बाद पिछले 1 साल में बांग्लादेश में क्या क्या चल रहा है। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी चर्चा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, 3 अगस्त 2024 के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है। मोहम्मद यूनुस वहां के एक नोबेल प्राइज विजेता हैं और उनकी बांग्लादेश के यूथ में और बांग्लादेश की आवाम में काफी इज्जत है। मोहम्मद यूनुस संविधान की शपथ लेते हैं, एक ऐसे संविधान की शपथ लेते हैं जिस संविधान में अंतरिम सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। खैर, उस संविधान की शपथ लेकर मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और इस चीज का उद्घोष करते हैं, इस चीज का आह्वान करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर वो ऐसी राजनीतिक वातावरण को तैयार करेंगे जिससे बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव संपन्न किए जाएंगे और इन चुनावों को संपन्न करने के बाद लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में होगी। दोस्तों, आज ये वीडियो 5 अगस्त के दिन बन रहा है और 5 अगस्त के 3 बज चुके हैं और अभी तक दोस्तों बांग्लादेश में चुनाव की सुगबुगाहट तक शुरू नहीं हुई है। यानी जिस चीज का आरोप बांग्लादेश के लोगों ने, ना केवल लोगों ने बल्कि इन सभी लोगों ने जो बांग्लादेश की सत्ता पर आज काबिज हैं, आरोप शेख हसीना पर लगाया था कि शेख हसीना वहां पर एक लोकतांत्रिक आवाजों का गला घोट रही हैं। शेख हसीना वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। शेख हसीना मानवीयता के खिलाफ हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के गौरव को नष्ट कर रही हैं। वो सारे आरोप जो बांग्लादेश के वर्तमान सत्ताधीशों ने शेख हसीना पर लगाए थे, वो सारे के सारे काम आज खुद ही करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 साल में बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बांग्लादेश में एक ऐसी गवर्नमेंट जो भीड़ तंत्र से बनी है। वर्तमान सत्ताधीश शासक जो हैं, वर्तमान एस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश का जो है दोस्तों, ये मोबोक्रेसी से या भीड़ तंत्र से निकल करके आया है। ये लगातार बांग्लादेश में अलग अलग प्रकार के सुधार कर रहा है। पुलिस सुधार कर रहा है, संवैधानिक सुधार कर रहा है, राजनीतिक सुधार कर रहा है, यहां तक कि सैन्य सुधार भी ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, ये सरकार कर रही है। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई नहीं है, एक ऐसी सरकार जो भीड़ तंत्र के द्वारा जन्मी है, भीड़ से जन्मी है, एक ऐसी सरकार जो एनार्की और केओस से निकली है। वो सरकार आज बांग्लादेश में ना केवल नीति निर्माण कर रही है, कानून निर्माण कर रही है, बल्कि बांग्लादेश के संविधान में जो 30-35 साल से, इनफैक्ट और ज्यादा 50 साल से बांग्लादेश की आजादी के बाद से चल रहा है, उसमें लगातार सुधार भी कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में एथनिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नॉन मुस्लिम्स पर लगातार अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं और यह पूरी की पूरी एक्टिविटी बदस्तूर जारी है, विदाउट एनी कंट्रोल। तो शेख हसीना का शासन जैसा भी था, लेकिन शेख हसीना के शासन में इस प्रकार का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश के 50 साल के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला।
दोस्तों बांग्लादेश में आज टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में आज ना केवल गैर मुस्लिम्स पर बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी अहमदिया और शिया कुछ ऐसे माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं जिनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। बांग्लादेश में दोस्तों आज की डेट में एक जबरदस्त इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। जबरदस्त इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, एक ऐसा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन है, जहां पर फैक्ट्री आउटपुट अपने मिनिमल पर पहुंच चुका है, जहां पर कंजप्शन पैटर्न में लगातार गिरावट आ रही है। यहां तक कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा उद्योग जूट उद्योग भी घाटे में चल रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह चरमरा चुकी है। दोस्तों तो अब यह वक्त एक चीज को सोचने का है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार के वादे एक साल पहले किए गए थे शेख हसीना को हटाते वक्त, क्या इस नवनिर्मित सरकार ने पिछले एक साल में वो वादे पूरे किए या नहीं किए? और इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं किया। दोस्तों एक और चीज जो लगातार हम जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, लगातार जिसको लेकर के क्यूरियोसिटी रहती है कि भारत पर इस बांग्लादेश के नए समीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भी है। पिछले एक साल में बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव लगातार स्ट्रांग हुआ है। बांग्लादेश के सरकार और बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं जो लगातार भारत विरोधी वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। इस चीज का भरपूर फायदा पिछले एक साल में चीन ने उठाया है कि चीन इस भारत विरोधी वातावरण का लगातार लाभ उठाकर अलग अलग प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर लामबंदी बांग्लादेश के अंदर कर रहा है। साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान ने भी इसका लाभ उठाने के बारे में सोचा। वो पाकिस्तान जो 1971 के बाद बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था, वो पाकिस्तान पिछले एक साल में बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। दोस्तों भारत के लिए बांग्लादेश अभी भी एक चुनौती है। भारत पर पिछले एक साल में यह भी दबाव पड़ा कि हम शेख हसीना का प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन बांग्लादेश को कर दे, जिसको लेकर भारत ने स्पष्ट मना कर दिया है। और इसको भारत ने स्पष्ट मना करने के 3 ग्राउंड्स बताए हैं। पहला, एक्स्ट्राडिशन की शर्तों के हिसाब से नहीं, प्रत्यर्पण की शर्तों के हिसाब से प्रत्यर्पण तभी किया जा सकता है जब उस व्यक्ति को जान का खतरा ना हो, और शेख हसीना को जान का खतरा है। प्रत्यर्पण की दूसरी शर्त यह थी कि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि 2013 में हुई थी, उसके अलग अलग प्रावधानों में एक प्रावधान है कि प्रत्यर्पण की एक शर्त यह भी होगी कि जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन किया जा रहा हो, उस व्यक्ति को वहां पर फ्री ट्रायल या फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अब बांग्लादेश की कानून व्यवस्था के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वर्तमान में बांग्लादेश की कानून व्यवस्था कैसी है। ऐसे में शेख हसीना को कितना फेयर ट्रायल मिलेगा बांग्लादेश में, यह बात छुपी हुई नहीं। तीसरा ग्राउंड दोस्तों यह है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, यह 2 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बीच में हुई थी। आज भारत तो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत में एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। बांग्लादेश में अभी भी एक एंटरिम गवर्नमेंट है। भारत ने बात स्पष्ट कर दी कि प्रत्यर्पण के बारे में या एक्स्ट्राडिशन के बारे में हम सोचेंगे, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी का हम सम्मान करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में उससे पहले एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार तो आए, ताकि 2 डेमोक्रेटिक देश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में बात कर सके। अभी ये मोहम्मद यूनुस की ऐसी सरकार जो मोबोक्रेसी से निकली है, इसके साथ प्रत्यर्पण की किस संधि के बारे में बात करना। तो इन 3 ग्राउंड्स पर भारत ने पिछले एक साल से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन को मना किया है। तो दोस्तों शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों में पिछले एक साल में गिरावट लाया है। दोस्तों बांग्लादेश से भारत के संबंध खराब होने का सीधा प्रभाव भारत के नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा, भारत की नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी पर या स्थायित्व पर पड़ेगा। दोस्तों 1971 से ही बांग्लादेश ने भारत की बहुत ज्यादा मदद की है नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थायित्व लाने के लिए। पूर्वोत्तर के राज्य जो लंबे समय तक अशांत थे, लंबे समय तक सेपरेटिज्म या अलगाववादी ताकतें या बाहरी हस्तक्षेप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में लगातार होता रहा है, मिलिटेंसी हमेशा एक्टिव रही है,
अलग राज्य, अलग जाने की मांग भी लगातार जोर पकड़ती रही है। ऐसे में बांग्लादेश की सॉइल का या बांग्लादेश की टेरिटरी का भारत ने हमेशा उपयोग किया है, या बांग्लादेश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन शेख हसीना के नेतृत्व में रहे हैं उसका भारत ने भरपूर लाभ उठाया है नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए और उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश जो आज की डेट में भारत विरोधी राह पर चल चुका है, बांग्लादेश में जो नया क्राइसिस पैदा हुआ है या भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो एक गिरावट आई है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सामने भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रकट कर रही है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि हमें या भारत को किस प्रकार का सलूशन या किस प्रकार का रेक्टिफाइंग करेक्टिव मेजर्स इस पूरे मसले पर लेना चाहिए। दोस्तों अभी हमारे पास ऐसा कुछ तो करने के लिए नहीं है, तो भारत को सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक सिर्फ और सिर्फ इस चीज की मांग करनी चाहिए कि भारत यह इस चीज का पक्षधर है कि भारत व बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो, यानी बांग्लादेश में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बांग्लादेश को चलाए। इसके अलावा दोस्तों भारत को एक और काम यह करना चाहिए कि भारत को उन राजनीतिक दलों की पहचान करनी चाहिए जो आज बांग्लादेश में चुनाव जीतने की बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसे बांग्लादेश राष्ट्रवादी दल या कुछ और दल हो सकते हैं जो आज आवामी लीग यानी शेख हसीना के गद्दी से उतर जाने के बाद सरकार बनाने और चुनाव जीतने की स्थिति में है। इन सारे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव होने से पहले से ही हमें एक सामंजस्य और साठगांठ अनौपचारिक चैनल्स के थ्रू शुरू कर देनी चाहिए, ताकि सत्ता में आने के बाद हमारे साथ इनकी कटुता उस स्तर पर ना रहे जिस स्तर की कटुता आज कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश भारत की विदेश नीति के सामने और भारत की नेबरहुड में, भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के सामने आज की डेट में, आज के दिनांक में एक बड़ी चुनौती है, जिस पर भारत को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।